हम अभी आंसर करते हैं बेटा आपका, ये अभी हैंड रेज हटा लीजिए। तो यहाँ से बात शुरू हुई थी कि स्टैट्स जब आदमी आ गया तो आदमी के बाद उसकी गिनती चाहिए और उस गिनती के वेरियस यूज चाहिए। तो जो ये वेरियस यूजेस है, जैसे मैंने बोला था कल आपकी क्लास में, सबसे पहले मोसेस ने किया था, ठीक, कि उनको ट्राइबल पीपल्स कितने हैं, ट्राइबल पीपल्स कितने हैं, इनकी गिनती चाहिए थी। उनके बीच में कुछ यंग लोगों की गिनती चाहिए थी फॉर द पर्पस ऑफ सम आर्मी और द फोर्स। So now you can connect this thing with the creativity. What they are creating new, they are requiring some peoples for the force, means creating some new things is the creativity. Use of anything which is already prevailing. Difference क्या है क्रिएटिविटी में? द थिंग्स विच इज ऑलरेडी प्रिवेलिंग, उनके बेटर यूज आप करने के तरीके जैसे आप करने लग जाओ, दिस इज द क्रिएटिविटी। यही तो आप क्रिएशन बोलेंगे। व्हाट इज द क्रिएशन? कोई चीज हाई नहीं, वो आपने बना दी, इन्वेंशन। ये क्रिएटिविटी, सम थिंग्स आर प्रेजेंट एंड यू आर प्रेजेंटिंग इन अ वेरी डिफरेंट गुड फॉर्मेट एंड गिविंग अ न्यू टच, और इतना अच्छे से आपने किया कि दैट सच thing is picking a new type of creating some new instinct type of value. तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो दैट इज द क्रिएटिविटी। तो पहले ही इंसिडेंट से हमको क्रिएटिविटी का रेफरेंस मिलता है कि अगर मोसेस ने ये कलेक्ट किया कि हम ऐसे लोगों की संख्या जाने की जो हमारे ट्राइबल एरियाज में रह रहे हैं इन दिस एरिया ऑफ इजराइल और द कंट्री, तो इनका कैसे यूज हो सकता है फोर्सेस में, तब द क्रिएटिव यूज ऑफ द पॉपुलेशन और द स्टार्ट्स फॉर दिस पर्पस। ऐसे क्रिएटिविटी का यूज होगा बेटा। एक ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्रिएटिविटी का एग्जांपल आपको कोट किया हमने। नाउ कई सारे लोगों की डेफिनेशंस को कोट किया। एक बात हम लोगों की जब हो जाए, अगर किसी टॉपिक पे चल रही है, देन यू मे रेज द क्वेरी। तो ये जो हैंड रेज है ऑफ पुष्पेंद्र राठौर, ये थोड़ी देर के बाद अपना हैंड रेज कर ले जब हम लोग की ये बात खत्म हो जाए जो चल रही है कल के रिविजन की। ओके मिस्टर पुष्पेंद्र, वरना आपका हैंड अभी रेज ही रहेगा क्योंकि आपके क्वेश्चन पे हम आएंगे नहीं, क्योंकि अभी तो कई सारे पहले लोगों के पास डाउट्स हैं, उनको क्लियर करते हैं, हो सकता है उसी में आपकी बात भी कवर अप हो जाए। तो ये एक बेस बात हुई थी, ये स्टैट्स और फिर उसका एक यूज भी हमने बता दिया आपको क्रिएटिविटी के हिसाब से। फिर ढेर सारी एग्जांपल्स, डेफिनेशंस डिस्कस हुई थी, बिकॉज दिस इज द फ्लो। किसी भी थ्योरी को और किसी भी आइडिया का एक फ्लो होता है, फ्लो प्रोसेस, जो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करता चलता है और चेंज करता चलता है। तो सेम विद द थ्योरीज गिवन बाय द एमिनेंट स्टैटिशियंस, किसी ने उसको कुछ बोला, किसी ने उसको कुछ बोला, क्लियर, किसी ने उसको बोला कि ये एवरेज की साइंस है, किसी ने कुछ और बोला। तो आप फाइनली ये देखो कि हर डिफिनीशन में थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता चला गया, बिकॉज ये एक लंबी प्रोसेस के बीच में काम होता चला रहा है स्टैट्स पे, ठीक। तो डेफिनेशंस भी चेंज हो रही हैं। इसमें एज सच ऐसा समझने वाला आपके लिए केवल ये है कि इट इज अ थॉट प्रोसेस, स्टेट्स का इवोल्यूशन कहाँ से है, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक पहुंच रही है, बीच में लोगों ने कैसे कैसे विचार जोड़े, बस इतना समझना है, ठीक। पूछिए, क्या पूछना है आपको पुष्पेंद्र? योर हैंड इज रेज, क्या पूछना है आपको पुष्पेंद्र राठौर? कुछ पूछना है यार, तो ये हाथ जो उठाए हुए हो तो पूछो, वरना हाथ उठाए हुए हो आप तो वो डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर रहा है। तो हैंड रेस को डाउन करो अगर नहीं पूछना है तो। ओके, नहीं पूछना है इसका मतलब, हैंड रेस को डाउन कर लीजिए। ओके, तो जल्दी से अब हम लोग कल के उसका पूरे सेशन का जिस्ट ये है कि वट एवर यू हैव रोट डाउन, दोज आर द ओनली डेफिनेशंस, ये आपको पता होनी चाहिए। बड़े ही अच्छे अच्छे केवल जो स्टैटिशियंस हैं उनकी डेफिनेशन ही हमने आपको लिखाई, ढेर सारी बातें नहीं कराएंगे। और एक इवोल्यूशन ऑफ द थॉट्स मैंने आपको बताया कि स्टैट्स में कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी, हाउ इट्स थ्योरी इज गोइंग टू बी फर्दर वर्किंग ऑन, कहाँ से चली और कहाँ से कहाँ तक पहुंची।
इतना डिस्कशन हुआ था और इतना ही केवल इम्पोर्टेंट है। अब अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है फर्दर तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, कल कुछ नेटवर्क के भी इशू हो रहे थे, कुछ आवाज़ क्लियर नहीं थी, हो सकता है उसकी वजह से भी कुछ डाउट रहे हों। बाकी थ्योरेटिकल है और डिफिनेशंस का है, आप कहीं भी सर्च करेंगे इन डेफिनेशन को मिलाएंगे तो यू विल गेट द सेम थिंग। फिर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। अब हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ये थ्योरी की जितनी चीज़ें हैं ये जल्दी खत्म हो जाएं इस वीक में या मोस्टली नेक्स्ट वीक में, तो फिर हम लोग न्यूमेरिकल के पार्ट पे आगे बढ़ जाएं। फोकस मेरा वहाँ पे है ज़्यादा, तो इनको आप जल्दी जल्दी से नोट डाउन करते चलिए क्योंकि ज़रूरत इनकी भी है। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैट्स? तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स ही केवल हम आपको लिखवाएंगे, उनको नोट डाउन कर लीजिए। जहाँ हल्के डिस्कशन की जरूरत होगी वो वहाँ डिस्कशन हो जाएगा, जहाँ आपकी क्वेरी होगी उसको सेटल कर देंगे। तो फर्स्ट, characteristics of the statics is your heading. Point 1 is the statistics are aggregate of facts. Statistics are aggregate of facts. ठीक, इसमें एक बात जो है वो आपको लिख लेनी चाहिए ऑफ मिस्टर बाउले। तो आपकी बात को क्या होगा, एक लॉजिक क्रिएटिविटी मिल जाएगी। इस जो पॉइंट है इसको एक आपके लिए बल मिल जाएगा, सम बैकिंग। तो एक एमिनेंट स्टैटिशियन है मिस्टर बाउले, उनकी एक लाइन है वो इसके लिए बिल्कुल सूट करती है हमारी इस पॉइंट के लिए कि दैट इज इन द मोनोग्राफिक मेथड, इन द मोनोग्राफिक मेथड द इंडिविजुअल इज एवरीथिंग, the individual is everything, and in the statistical method कॉमा लगाइए is nothing। तो ये कह रहे हैं कि अगर मोनोग्राफिक मेथड है, वन टू वन पर आप काम कर रहे हो किसी के, तो इंडिविजुअल की बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन स्टैटिस्टिकल मेथड्स में इंडिविजुअल की ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नथिंग। जो कि हमारा बेस लाइन क्या थी कि स्टैटिस्टिक्स आर द एग्रीगेट ऑफ द फैक्ट्स। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन पर, एक पूरी क्लास पर आपने कोई काम किया और बोल दिया कि हाँ ये पूरी क्लास पे लागू होता है। क्या इंडिविजुअली ये परफेक्ट होता है? नहीं होता बेटा। कल भी हमने आपको एग्जांपल दिया कि अगर किन्हीं टेस्ट के और किसी के बेसिस पर या किसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर या क्लास में रिस्पॉन्सेस के बेसिस पर टीचर ये एक जर्नल प्रिंसिपल दे दे कि इस क्लास की एवरेज 60% स्कोरिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। व्हाट इज दिस? दिस इज द एवरेज। मे सम पीपल इज अबव इट, मे सम पीपल इज बिलो इट। कुछ 70, 75, 80, 85, 90, अबव 90 के भी बच्चे हो सकते हैं जो स्कोर करें, कुछ 60 से कम भी हो सकते हैं। एक मोर और लेस आइडिया लगा कि इसमें 60% के राउंड अबाउट और इससे ऊपर होने चाहिए। मीन्स व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स इज द एग्रीगेट ऑफ द फैक्ट्स। उनका सबका एक साथ मिला हुआ आंसर करती है वो। जितनी भी आपकी इवेंट्स हैं, जितने भी आपके इंडिविजुअल्स हैं, यूनिट्स हैं, इंडिविजुअल्स का इसमें कम महत्व हो जाता है। ठीक, पॉइंट 1 कुछ क्लियर भी हो गया होगा क्योंकि ये डिस्कस भी हो गया। सेकेंड पॉइंट, अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। ये इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्टैट्स is affected by multiplicity of causes. अब इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए अगर आपने स्टैट्स इकट्ठा की कि मुझे ये जानना है कि इस एरिया में, इन दिस रीजन और इन दिस तहसील, व्हाट इज द यील्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड, लैंड की फर्टाइलिटी और यील्ड क्या है, तो क्या बोल रहा है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कॉजेस। केवल आप इससे नहीं जान सकते हैं, आपको उसमें ये भी जानना पड़ेगा व्हाट इज द इरिगेशन फैसिलिटी इन दैट एरिया, व्हाट टाइप ऑफ सीड्स आर प्रोवाइडेड और यूज्ड इन दैट एरिया,
what type of climate in that area, what type of labor availability in that area. These are the multiple causes which affect on the yield. Means the stats is affected by the multiplicity of the causes. ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. आप एक बेस के ऊपर ही सारा निर्णय स्टैट्स में नहीं ले सकते. एग्री? एग्री? यस सर. क्योंकि हाँ, एग्जाम्पल के साथ ही आगे चलते हैं, क्योंकि फिर वो दिक्कत हो बाद में कि जरा कुछ समझ में कम आया. तो स्टैट्स का पहला नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गई कि वो एग्रीगेट में बात करती है. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई कि मल्टीपल इफेक्ट ऑफ कॉजेस को कैटर करती है. तीसरी न्यूमेरिकली अपने आप को एक्सप्रेस करती है. बिकॉज स्टैट्स पहले ही आपको बोला है, सबसे पहली डेफिनेशन में उन्होंने क्या बोला, इज द कैलकुलेशन ऑफ द नंबर्स. तो नंबर में ही तो आप किसी चीज को डिनोट कर पाएंगे इन द स्टैट्स. तो अगर आपके पास कोई ऐसा भी डेटा है, आगे हम लोग के लिए टॉपिक आएगा कि डेटा इज द क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो उसको भी हम लोग टर्न अप करेंगे इन द टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज, तभी स्टैट्स काम करेगी. ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. क्योंकि यहाँ पर आपको जो गिवन या कलेक्टेड डेटा है, इसके साथ में एवरेजेस लेने हैं, इसके साथ में दूसरे प्रिंसिपल्स लगाने हैं, एंड दोज ऑल प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स आर डिपेंड ऑन द नंबर्स. और वो नंबर्स ही आपको रिजल्ट देंगे, वो नंबर्स ही आपको ये बताएंगे कि व्हाट इज द आउटकम ऑफ योर टेस्ट और द स्टैटिस्टिकल डेटा फॉर द पर्पस यू हैव कलेक्टेड इट. तो न्यूमेरिकली ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा. जहां पर भी अगर कोई क्वालिटेटिव नेचर का डेटा है स्टैट्स में, जैसे किसी की लंबाई लेनी है, किसी का वजन लेना है, तो ये तो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इन पे कोई काम करना है, कोई इशू नहीं है स्टैट्स में. अब किसी के नेचर पे कोई काम करना है, किसी की लाइक डिसलाइक पे कोई काम करना है, नाउ हाउ कैन यू गेज इट. एक केवल हल्के से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव डेटा को, तब इसको अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे. अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, उसमें पूछे कि अगर ये प्रोडक्ट है, इसके विषय में आपको क्या कहना है, और आप स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो आदमी क्या बोलेगा, अच्छा है. कोई बोलेगा बहुत अच्छा है. तो बोला इससे ज़्यादा तो अच्छा कुछ पसंद ही नहीं. कोई आपको ऐसा भी मिल जाएगा, मैं इसको पसंद ही नहीं करता हूँ. कोई ये बोल सकता है हाँ इससे काम चला सकते हैं. तो ये जो कॉमन वर्ड्स हैं, इनको आपने क्या किया, कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज असाइन करनी. सेटिस्फैक्ट्री 0.2, हाँ बहुत अच्छा है, मतलब अब वेरी गुड, तो इसके लिए 0.3 एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करने हैं. तो वेयर द डेटा इज क्वालिटेटिव, देन सम न्यूमेरिक वैल्यूज आर असाइन टू इट. क्योंकि हमें काम तो फर्दर नंबर्स पे ही करना पड़ेगा, तब तो हम जान पाएंगे कुछ. तो स्टैट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द न्यूमेरिकल फॉर्म्स. 3 कैरेक्टर आपके साथ डिस्कस होगा. थर्ड, एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द, अगला पॉइंट है आपके लिए आई थिंक फोर्थ. पहला हुआ था एग्रीगेट ऑफ द फैक्ट्स, दूसरा हुआ था मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कॉजेस, तीसरा न्यूमेरिकली एक्सप्रेसेबल, एंड फोर्थ एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी. अब जो भी आपने ये काम किया है या करने वाले हैं, इसके लिए एक एस्टिमेटेड रिजल्ट आपके पास होना चाहिए. एक्यूरेसी, कोई आप अपनी तरफ से स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि अगर मैंने ये काम किया हुआ है, क्योंकि वेयर दिस व्हाई दिस डेटा इज कलेक्टेड फॉर सम रिजल्ट्स एंड यू हैव सम आंसर विद यू रिगार्डिंग द रिजल्ट्स. अगर आपको किसी से दोस्ती करनी है, अगर आपको किसी से लड़ाई करनी है, मैं स्टैट से हट जाता हूँ, तो भी तो आपने कोई स्टैंडर्ड या कुछ एस्टिमेट्स रखे होंगे. हाँ भाई, अगर मैं इससे 4 काम कहता हूँ, तो अगर ये 2 मान लेता है, हाँ दोस्ती की जा सकती है. अरे मेरी इससे 4 बार मुलाकात पड़ती है, तो चारों बार ठीक से नमस्कार भी नहीं होती है, यार ये आदमी दोस्ती के लायक नहीं. मतलब यू हैव सम क्रिएट सम एस्टिमेट्स.
Means if your objective is the friendship, then you have create some estimates कि this is the reliable answer or reliable accuracy for making any friendship, कि एटलीस्ट 50% तो यार affirmative आंसर आए, then relation can be proceeded further, isn't it? Same in the case of the stats. what you आप जो भी कलेक्ट कर रहे हो for any result, for any desire, तो उस डिजायर की भी तो कोई स्टैंडर्ड या एस्टिमेट आपके पास होनी चाहिए, और होती है। जैसे अगर हम केवल यही करने जा रहे थे जो हमारा एग्जाम्पल था कि लैंड का फर्टाइलिटी देख रहे हैं हम, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए कि यार पूरी यूपी में ग्रोथ फर्टाइलिटी का रेट ये है, तो इस एरिया में कर रहे हैं तो इतना तो होना ही चाहिए। तब तो आपने जो आउटकम निकाला उसको आप कंपेयर कर पाओगे, दिस इज अप टू द स्टैंडर्ड और नॉट, मींस सम एस्टिमेट्स यू हैव, these estimates are concerned with your results, these estimate is concerned with your size of the data collection, कितने लोगों पर करें कि जो ये अब जो आंसर मुझे इससे मिले वो लगभग करेक्ट हो। ये भी आपके पास पहले के लोगों के किए हुए काम होंगे, कुछ इसके स्टैब्लिश स्टैंडर्ड होंगे जिनके आधार पर आप ये डिसाइड कर पाओगे कि इतनी बड़ी फील्ड पर इतनी तरीके से हम रिसर्च करें तो आंसर सही होगा। दीज आर द एस्टिमेट्स और द स्टैंडर्ड्स यू हैव ऑलरेडी सेटअप, ये आपको पहले से सेटअप करने पड़ेंगे। बात समझ आ रही है? यस, रिस्पॉन्स करिए। आज हम आपसे रिस्पॉन्स लेते हुए चलेंगे तो कल ये शिकायत नहीं मिलेगी कि समझ नहीं आया, क्योंकि कल तो डेफिनेशंस थी, उनकी क्या रिस्पॉन्स लेनी, वो तो आपको नोट करनी थी अधिकतर। ये पॉइंट समझ आया? एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। यस, तो आपने एक स्टैंडर्ड ओके तो आपने एक स्टैंडर्ड स्टेब्लिश किए। ओके, तो आपने एक स्टैंडर्ड स्टेब्लिश किए और उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नाउ यू आर मेकिंग योर वर्क। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आपने स्टैंडर्ड नहीं डाले हैं कलेक्शन के, काम करने के, रिजल्ट के, तो स्टैट्स काम ही नहीं कर पाएगी आपके लिए। ठीक, तो स्टैंडर्ड्स आपको डालने पड़ेंगे विच आर एस्टिमेटेड, और उनसे जो आपने वर्क किया है वो एक्चुअल आप कंपेयर करोगे, देन यू आर एबल टू कंक्लूड द रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कलेक्टेड फॉर द प्री डिटरमाइंड पर्पस। पूरा का पूरा वही बात आ रही है जो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस की। प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए आपके पास, किस पर्पस के साथ आप ये काम कर रहे हो, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिंग द डेटा। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम क्लास में बच्चों के इंटेलिजेंस को जाने, तो हमें उसी से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना चाहिए। उनकी हाइट वेट से मुझे मतलब नहीं। मुझे अगर ये जानना है कि जो स्कोरिंग मार्क्स हैं इसका रिजल्ट हम जानना चाहते हैं, तो मेरा डेटा कलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किस स्ट्रीम से आप पास आउट हैं। जो बीकॉम ऑनर्स में है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उनमें जो बीकॉम ऑनर्स के सब्जेक्ट हैं आपके अकाउंट्स, और इनमें क्या स्कोरिंग थी आपकी इन द इंटरमीडिएट, ये एक पॉइंट हो सकता है। व्हाट इज योर स्टडी आवर्स, ये एक पॉइंट हो सकता है। आपकी हाइट क्या है, आपकी वेट क्या है, आपके अंदर दूसरी करिकुलर एक्टिविटीज क्या हैं, इमैटेरियल। दो यू आर द सेम पर्सन, दो स्टूडेंट इज द सेम पर्सन, स्टूडेंट तो वही है, अब उसके डेटा का स्पेयर इज वेरी लार्ज। अब स्टैट्स में तो मुझे कलेक्ट करना है, अगर ये कलेक्ट करना है कि नंबर कैसे अच्छे आएंगे, तो मुझे स्टडी मटेरियल के रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना चाहिए कि किस स्टडी मटेरियल से आप पढ़ रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्लासेस यू आर टेकिंग ऑन, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स एंड व्हाट इज योर कंसीवनेस फ्रॉम द क्लास, व्हाट इज योर सिटिंग और स्टडी आवर्स, what type of platform you are using for resolve the issues which you have regarding the studies, कहां से आप अपनी क्वेरीज को सेटल कर रहे हैं, क्या वो प्लेटफॉर्म बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। ये डेटा आपके लिए काम का हो सकता है रिसर्चर के लिए, कि जिससे वो ये जान पाए कि आपके मार्क्स कैसे स्कोर होंगे, ना कि आपकी हाइट से, ना कि आपकी वेट से, ना कि आपके एड्रेस से। एम आई करेक्ट? समझ आ रही है आपको बात में?
तो प्री डिटरमाइंड पर्पस के कनेक्शन में आपको स्टैट्स को कलेक्ट करना है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर इससे हट के आप गए तो फिर रिजल्ट बेहतर नहीं मिलेंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द डेटा इज शुड बी कलेक्टेड इन द सिस्टमैटिक मैनर। अब तो मैंने आपको पहला क्या दिया, प्री डिटरमाइंड पर्पस। दूसरा क्या दे रहा हूं अब इसी में अगला पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक का, सिस्टमैटिक मैनर। अब सिस्टमैटिक मैनर क्या बोलता है कि हाँ उसने बोला कि हमारे स्टडी आवर्स 8 घंटे हैं, अब इसको भी आप बांटो। ये इसमें पूरी केवल ये पढ़ाई की बात हो रही है कि कुछ और भी है, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसमें के भी 2-3 घंटे इसी में जोड़ दिए भाई। सिस्टमैटिक, क्योंकि अगर हमको इसका ही केवल रिजल्ट देखना है अपने कोर्स का तो हमें सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। फिर फर्दर एक डिफरेंशिएशन हम डाल सकते हैं कि जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उनमें स्टडी आवर्स कितने हैं, जो नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उनमें स्टडी आवर्स कितने हैं। दिस इज द सिस्टमेटिक कलेक्शन। तो ये और मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। डेटा, मैं फिर से एक लाइन बोल रहा हूँ, ये आपके दिमाग में पड़ी रहेगी, कभी स्टेट्स में कंफ्यूजन आएगा ही नहीं। डेटा आर कलेक्टेड एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट, मैंने कल भी बोला आपको, ऑफ द रिसर्चर और एज पर द रिजल्ट यू नीड। इस हिसाब से आपको कलेक्ट करने हैं। एग्जाम्पल मैं साथ लेके चल रहा हूँ कि अगर आप लोगों के नंबर अच्छे आए, इस पे डेटा कलेक्ट करना है, तो पहले तो मेरे लिए ये सारा इरेलेवेंट हो जाता है। दूसरी चीजें, फिर जो चीजें भी हम आपसे कलेक्ट कर रहे हैं उनमें भी मुझे सिस्टम डालना पड़ेगा। अब कोई बच्चा बोले कि मेरे 95% आए थे इंटर में, कॉमर्स साइड में, तो मुझे ये भी देखना चाहिए कि क्या कोई गैप है। 2 साल तो नहीं हो गए, बीमार हो गए थे या छोड़ दिया था, बीच में सीए की तैयारी करने लग गए थे, कुछ और करने लग गए थे। तो अगर गैप है तो इट मे क्रिएट सम डिफरेंट रिजल्ट्स। समझ आ रही ना आपको बात को, कि कैसे मुझे अपने डेटा को कलेक्ट करना है और कैसे उसे सिस्टमेटिक करना है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर फॉलो होंगी देन द रिजल्ट्स ऑफ द स्टैट्स आर मोर एक्यूरेट, मोर रिलायबल और मोर नियरर। एग्री? यहां तक एग्री हैं आप लोग? प्लीज गिव द रिस्पॉन्स। आप चैट पे भी दे सकते हैं लिख के मुझको अगर बोलने में है। यस 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 सर। ओके ओके बेटा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। यहाँ तक की बात आपको सब कुछ क्लियर हो गई? क्योंकि इस एरिया को हम सबसे जल्दी कवर करना चाहते हैं यार, थ्योरेटिकल को, क्योंकि हमको आपको असली काम उसी जगह पे अच्छा आएगा जिस जगह पे हम लोग न्यूमेरिकल एरिया में आ जाएंगे। तो अब जल्दी से हम लोग ये देख लेते हैं कि हाउ स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर डिवाइडेड। ये जो हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड है इसको कैसे कैसे बांटा जा सकता है। बेटा एक एक दो दो तीन तीन लाइन में लिख सारी चीजें लेना, क्योंकि पता नहीं आगे की किस स्टडीज में इसका क्या काम आए, आगे किस जगह के कंपटीशन में भी ये पार्ट जो है वो अधिकतर छूट जाता है थ्योरी वाला। सबसे सब सीधे सीधे न्यूमेरिकल की ओर भाग जाते हैं। अगर कहीं कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कुछ अगर थ्योरी से डिजाइन हुआ तो वो सब एक जैसा लगता है और उस समय कंफ्यूज करता है। तो प्लीज नोट डाउन। तो ये जो स्टैट्स के मेथड्स हैं इनको किस हिसाब से हम लोग बांट सकते हैं, और बिल्कुल सिंपल है, कोई भी नई बात मैं नहीं बताने वाला हूं आपको। पहला कलेक्शन, दिस इज द बेसिक्स टू मेक एनी रिसर्च। ठीक। सेकेंड द प्रेजेंटेशन, सबको लिख लीजिए फिर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। थर्ड द एनालिसिस, फोर्थ इंटरप्रिटेशन, एंड फिफ्थ फोरकास्टिंग। इन 5 भागों में हम लोग अपने स्टैट्स की मेथड्स की वर्किंग को बांट सकते हैं इन वेरी सिंपल मैनर। पहला तो कलेक्शन है,
आपको डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। अब डेटा क्या होता है ये आगे देखेंगे हम लोग, प्राइमरी और सेकेंडरी और ये सब। यहाँ से भी अभी मेरा केवल इतना सा मानना है कि कोई भी काम आपको करना है तो वो डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग खेत की उपज को जान रहे थे, तो उतने खेत हमें डिसाइड करने पड़ेंगे कि जिनमें हम जाएं। अगर हमें एक एरिया की उपज जाननी है, एग्जाम्पल के लिए बिल्हौर या चौबेपुर ले ले, तो वहां पे मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने सारे खेत को और उनका एरिया कितने बाई कितने का होगा। हम लोग अपना रिसर्च एरिया बना रहे हैं या कलेक्शन ऑफ डेटा मुझे वहां से करना है। ठीक, उससे रिलेटेड और लोग जो कर चुके हैं वो भी डेटा बन सकता है। ये सारी तरीके से हम लोग डेटा को कलेक्ट करेंगे। अब जब डेटा कलेक्ट हो गया तो उसका प्रेजेंटेशन, कि वो टेबुलर फॉर्म में है कि फिर वो ग्राफिक्स में है, कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हैं हम, जिससे कि जितनी भी हमको खुद समझ आए और जिनके आगे हम रखें उनको बेहतर समझ आए। So this presentation depends upon the method of the statistical research and depends upon the persons to whom you are going to present your work. इन दोनों की रिक्वायरमेंट को मैच करता हुआ प्रेजेंटेशन मेथड आपको अपनाना पड़ेगा। क्लियर है? कोई ऐसे लोगों के आगे आपको प्रेजेंट करना है जिनके पास टाइम बहुत कम है, तो आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज पर और बड़े बड़े कैलकुलेशन पे नहीं जाएंगे। मान लीजिए कोई काम आपने ये इस पे किया, इसी पर ईल्ड पर, और इसको आपको प्रेजेंट करना है डीएम कानपुर के सामने, तो उनके पास कितना टाइम होता है? वो आपको टाइम देंगे आधे घंटे का कि आप बैठ के बताओ कि नहीं पिछली साल ये हुआ था, इस बार का ये है और इसका एवरेज ये आता है, इसका कोरिलेशन ये है, सर ये आएगा। इतना टाइम नहीं है। तो पीपीटी बनानी है आपको कि ये पिछली बार की ग्राफिक्स थी, ये इस बार की ग्राफिक्स है, इसका सोर्स ये है। इफ यू नीड सोर्स, ये सोर्स है, तो उनको बेहतर समझ आ जाएगा कम टाइम में। So as per the need and requirement of the persons to whom you are displaying your presentation, as well as per the need and requirement of your statistical method, कुछ मेथड भी बोलते हैं कि आप ऐसे काम करिए। इन दोनों के हिसाब से आपको अपना प्रेजेंटेशन तैयार करना पड़ेगा। एग्री? यस बेटा, एग्री? कोई क्वेरी है? Any query? Any one of you? No. No. तो चलिए आगे चलते हैं। नाउ एनालिसिस। अब आपने कलेक्शन कर लिया, प्रेजेंटेशन कर लिया उसका। नाउ यू हैव टू अप्लाई द एनालिसिस। नाउ व्हाट इज दिस एनालिसिस? कि ये डेटा मिल गया, इसका प्रेजेंटेशन हो गया टेबुलर फॉर्म में और इन सब में। अब आपको क्या करना है? इसको क्लासिफाई करना है, इसकी रेंज जाननी है, इसका एवरेज जानना है, फिर इसके बाद इसका डिविएशन देखना है कि जो हमारा टोटल एवरेज है उसमें से, जैसे टोटल एवरेज उस पूरे बिल्हौर का या चौबेपुर का निकल के आता है इतनी क्विंटल ईल्ड का, तब आपको खेत वाई खेत उसमें डिविएशन देखना है कि ये जो एवरेज है इससे ये वाला खेत नंबर ये कितना डिविएट कर रहा है फ्रॉम द एवरेज। दिस इज कॉल्ड द डिविएशन विच इज अवे फ्रॉम द एवरेज वैल्यूज, दैट इज द डिविएशन। तो अब आप एनालिसिस कर पा रहे हैं ना कि ये एवरेज है, ये लोग एवरेज से कम चल रहे हैं, ये लोग एवरेज से ज्यादा चल रहे हैं, कितने लोग एवरेज के नजदीक चल रहे हैं। वो तो टोटल पे एवरेज आपने निकाला हुआ है, दैट इज द डिविएशन। कई तरीके से डिविएशन निकलता है, वो जब हम लोग डिविएशन पढ़ेंगे तब उसको समझेंगे। फिर ये जो डिविएशन आ गए, अब आपके लिए अगला काम क्या है? कोरिलेशन देखिए। इज देयर एनी कोरिलेशन विद एनी इवेंट विद योर यील्ड? ये जो जितने सारे हमने मल्टीपल इफेक्ट आपको पिछले उसमें डिस्कस किए हैं स्टैट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में, इन एक एक फैक्टर्स को आप यील्ड के साथ जोड़ के कोरिलेशन देख सकते हैं कि एक खेत में अगर ये बीज पड़ रहा है तो इसकी ये उपज हो रही है। तो क्या बीज की क्वालिटी से इज देयर इज एनी कनेक्ट विद द आउटपुट, और इज द रेन इज कनेक्टेड विद द आउटपुट और द यील्ड? दिस इज द कोरिलेशन स्टडी। ये भी एनालिसिस का हिस्सा है। देन द इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन,
एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, कि 3 साल से जो होता चला रहा है उसका एवरेज, 5 साल से जो होता चला रहा है उसका एवरेज, ये टाइम सीरीज हैं आपकी। फिर आप इंडेक्स नंबर डिफाइन कर सकते हैं कि एक बेस ईयर है हमारा, उससे यहाँ तक के डिफरेंस पर इतना परसेंट डिफरेंस आ रहा है, फिर इस वाले में इतना परसेंट डिफरेंस आ रहा है, दिस इज द इंडेक्स नंबर। तो ऐसे कई तरीके के एनालिसिस हम लोग अपने कलेक्टेड डेटा और प्रेजेंटेशन के साथ कर सकते हैं, जो कि कई सारे हिडन फैक्ट्स को हमारे सामने लाएंगे। एग्री? रिस्पॉन्स का टाइम अब आपका है, हाँ या ना या क्वेरी। क्योंकि कल जो क्वेरी आए वो वास्तव में ऐसी आए कि जो रियल हो एम, इसलिए आज की आज ही हम सब खत्म करती चलेंगे जो भी होंगे। यस कल्पना, यस सर, पूरी बात आपको समझ आ रही है, ओके। एनालिसिस भी हो गया आपके पास। अब एनालिसिस के पास नाउ यू कैन इंटरप्रेट। इंटरप्रिटेशन मीन्स गिविंग सम or drawing some meaningful conclusion which is the outcome of the data analysis। ये जो भी आपने काम किया अभी तक, कलेक्शन किया, प्रेजेंटेशन किया, उसके बाद एनालिसिस किया, तो इसके बेस पर आप पूरी बात को निकाल के बोल सके, अंदाजा लगा के बता सके, दैट इज द इंटरप्रिटेशन। मान लीजिए आपने कोरिलेशन पर ही एनालिसिस किया बारिश के साथ ईल्ड का, तो पिछले 2-3 साल का डेटा है और इस बार का भी डेटा, तो आप कुछ बोल सकते हो, हाँ इतनी बारिश होती है तो इस तरीके की उपज होती है, ऐसा डेटा है, तो इस बार की बारिश इतनी हुई है तो मेरा अंदाजा है कि इतने क्विंटल के आसपास फसल होनी चाहिए। ये इंटरप्रिटेशन है आपका। या यू कैन से कि यील्ड इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द रेन विद दिस परसेंटेज ऑफ रेशियो। अगर इतना रेन है तो इतने हिसाब से, इतने डिग्री से कोरिलेशन है पॉजिटिव, कि जितनी ज़्यादा रेन उतना ज़्यादा पॉजिटिव कोरिलेशन, उतनी ज़्यादा उपज। तो ये एनालिसिस किया आपने, उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन आप दे सकते हो, मूविंग एवरेज के हिसाब से दे सकते हो। दिस इज कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन। नाउ द फोरकास्टिंग, ये तो इंटरप्रिटेशन है आपका, जो आपने निकाला, इसके आधार पर आप फोरकास्ट करोगे कि इस साल या अगले साल, आने वाले साल में हम लोग, मान लो रेन तो मेरे बस में नहीं है, मेरे बस में क्या है, इरिगेशन है, जो हम कैनाल्स के थ्रू या ट्यूबवेल के थ्रू कर सकते हैं। अगर इरिगेशन मेरा क्राइटेरिया है, फैक्टर है, विच इज कनेक्टेड विद द यील्ड ऑफ द लैंड, और मेरा इंटरप्रिटेशन आता है कि अगर ये लेवल ऑफ इरिगेशन है तो इतने लेवल ऑफ यील्ड होनी चाहिए, ये इंटरप्रिटेशन आ गया, तो नाउ वी कैन फोरकास्ट कि अगर इस साल हम इतना इरिगेशन अवेलेबल करा दें बाय द वे ऑफ हेल्प ऑफ ट्यूबवेल, और मुझे ये पता है कि अगर रेन इतने परसेंट कम हुआ है तो इसको हम इतने ट्यूबवेल से या कैनाल के थ्रू इसको अगर हम पुल अप कर देते हैं, देन मेरी फसल लगभग इतनी हो जानी चाहिए। दिस इज द फोरकास्टिंग। अगर किसी साल आपकी बारिश कम हो रही है तो आप ट्यूबवेल से, किसी और से उसको फिलअप कर सकते हैं, अगर आपने इंटरप्रिटेशन किया हुआ है। ठीक, वाटर की अवेलेबिलिटी का यील्ड के साथ अगर आपने इंटरप्रिटेशन किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, तो उसको आप साइड से पुल अप कर सकते हैं। यूज ऑफ स्टैट्स फोरकास्टिंग करने में मदद करेगा आपकी। क्लियर? आगे बढ़े? यस सर। ओके, नाउ यहां तक क्या हो गई सारी बात हमारी कि स्टैट्स के क्या क्या मेथड्स में जो पार्ट्स हैं वो कैसे कैसे यूज होते हैं। थ्योरी से रिलेटेड हम लोग चल रहे हैं, तो अगला छोटा सा पॉइंट हम लोग लेंगे कि अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। कुछ स्टैट्स ऐसी हैं जैसे जनसंख्या की, बेटा कैमरा ऑफ कर दो हुमा, हुमा, यस। तो अप्लाइड स्टैट्स, अप्लाइड स्टैट्स मतलब
कुछ स्टेट्स आपकी ऐसी है कि जो अप्लाई नहीं होती है, डेटा की तरह कलेक्ट है और रखी हुई है, कुछ अप्लाई हो रही है। तो जो अप्लाई हो रही है वो एरियाज कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है? सोशल स्टैटिस्टिक्स, सोशल एरिया में हम कुछ काम कर रहे हैं। बिजनेस स्टैट्स, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिस्टिक्स, बायोमेट्री एंड डेमोग्राफी। अब देखो कितना वेरियस यूज पर एप्लीकेशन है स्टैट्स का, कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे हैं हम लोग सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से। अब फर्दर केवल जो अब मीनिंग और इससे रिलेटेड बातें हैं, ये केवल दो बात की बात के आगे खत्म हो जाएंगी कि अब ये जो आपकी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है, ये किस नेचर की हो सकती है। ये डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है और साइंटिफिक भी हो सकती है। ये डिस्क्रिप्टिव और साइंटिफिक दोनों नेचर की हो सकती है। जब ये डिस्क्रिप्टिव होगी देन मोर इंपॉर्टेंस इज फोकस्ड ऑन द पास्ट ईयर एंड द प्रेजेंट स्टडीज। ये डिस्क्रिप्टिव है कि हम पास्ट ईयर की जो डेटाज हैं और उनके ऊपर सबसे ज़्यादा रिलाई करें और प्रेजेंट के डेटा के ऊपर थोड़ा बहुत रिलाई करें, ग्राफिकल मेथड में और डायग्रामेटिक मेथड्स में अपनी चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्रेस करें, देन इट इज़ डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैट्स। मतलब जो फैक्ट्स हिस्टोरिकल हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हम लोग, दैट इज डिस्क्रिप्टिव। ठीक ना? जैसे आप कोई डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैट्स, कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं मुझको, इसका कुछ बात समझ आई? यस, कुछ बात समझ आई? अभी तक तो बड़ा अच्छा यस 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 चल रहा था। ये डिस्क्रिप्टिव और साइंटिफिक में क्या डिफरेंस हो सकता है? दोनों अप्लाइड है। साइंटिफिक आपको पता है, साइंटिफिक में सम लॉज हैं, सम फॉर्मूलेस हैं, उनके ऊपर बेस है, उनके ऊपर अपनी प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को करेगा वो, और उस एफर्ट के हिसाब से एक पॉलिसी बनाएगा और उसको अप्लाई कर देगा। और ये अधिकतर आपको बिजनेस स्टार्ट में सबसे ज़्यादा मिलेगा, जब हम क्वालिटी कंट्रोल कर रहे होंगे, जब हम डेटा एनालिसिस कर रहे होंगे किसी भी चीज़ का, कोई डायमेंशनल प्लानिंग कर रहे होंगे, उस सब जगह पर आपकी इसका यूज़ हो जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कहाँ काम करेगी? जब हम किसी हिस्टोरिकल इवेंट और फैक्ट्स पे बेस करते हुए चीज़ों को ज़्यादा आगे लेके जाएंगे और स्टैट्स पे काम करेंगे। दिस इज द हिस्टोरिकल पे बेस होगा, डिस्क्राइब करेगा किसी को। जैसे हम लोग एक कंपैरिजन ले लें कि कुछ लोग गांधीयन प्रिंसिपल को मानते हैं, कुछ लोग किसी और प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग किसी और के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज द आउटकम ऑफ दीज पर्सन्स, or what they have feel or what they have achieved in their life by applying these principles? होते ना कुछ लोग हर एक से किसी न किसी से इन्फ्लुएंस्ड हैं, उनकी फीलिंग्स या टीचिंग को अपने अंदर डाल रहे हैं, तो उनके क्या आउटकम्स और रिजल्ट हैं? इज इट साइंटिफिक? इज इट साइंटिफिक? नो, इट इज डिस्क्रिप्टिव। आप डिस्क्राइब करते चले जा रहे हो किसी चीज को। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो इस पे तो अभी आप पूछ सकते हैं, प्लीज। एनी क्वेश्चन? नो? अब अगर इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है तो कोई दिक्कत आगे नहीं आनी चाहिए। जिस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंस और द फंक्शंस ऑफ द स्टैट्स। ओके, दैट इज द इम्पोर्टेंस एंड द फंक्शंस ऑफ द स्टैट्स। तो अब आप देखोगे कि क्या इसका महत्व है और क्या इसके फंक्शंस हैं।
कैसे काम करती है और ये कहाँ पर इसको जो वैल्यूएबल हो जाती है, कहाँ पर इसका महत्व है, और ये पीछे का जितना डिस्कशन अभी आज तक का आपको याद है, तो बड़ी जल्दी जल्दी से ये पॉइंट आपको क्लियर होते चले जाएंगे. तो कैन वी प्रोसीड टुवर्ड्स इट? यस बच्चों, कैन वी प्रोसीड टुवर्ड्स इट? Is the things discussed in the session earlier is required no clarification? Yes, no, any type of response is needed. Then we proceed further. Yes, beta. Yes. चलिए, तो वी आर प्रोसीडिंग फर्दर. तो आपको कुछ छोटे छोटे से पॉइंट लिखने पड़ेंगे. तो फंक्शंस में, functions of the statistics, number 1, it simplifies greater and complex number. It signifies or simplifies greater and complex number. It simplifies greater and complex number. पहला पॉइंट. डिस्कस सारे बाद में एक साथ कर लेंगे. सेकेंड, statistics make data comparable. डेटा की बात क्या है? Okay, second point, statistics make data comparable. तुलना के लायक बना देता है. Third one, stats enlarges individual experience. Stats enlarges individual experience. Stats helps in formulation of policies. सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए. Statistics helps in formulation of policies. Next, statistics helps in realization of magnitude. Statistics helps in realization of magnitude. Next one, it formulates laws and check their accuracy. It formulates laws and check their accuracy. It helps in measuring periodical changes. Just hold. It helps in measuring periodical changes. It helps in finding the estimates. It is essential for forecasting, इतने सारे पॉइंट्स आपने लिखे हैं. तो एक एक को अब जल्दी जल्दी से हम लोग करते हैं कि आज के सेशन में इतने तो कम से कम डील अप हो जाए.
हमारे अभी जितना थोड़ा सा समय बच रहा है हम लोगों के पास। तो इट सिंप्लीफाइज द ग्रेट एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत ज़्यादा लोग हैं, उनकी कोई वैल्यूएशन क्लियर और कट मुझे पता नहीं चल पा रही है। अपने एग्जाम्पल को हम लोग आगे ले लेते हैं। अगर आपकी क्लास पर ही कोई काम होना था, जैसे वो स्कोरिंग मार्क्स वाला होना है, तो आपकी जो भी स्ट्रेंथ है 40, 45, 47 जितने की भी, इट इज़ अ बिग नंबर टू से what is going to be scored by every and each person. So by different types of criteria, if we decide any average means, तो एक अंदाजा मुझे दे रहा है वो कि हाँ ये क्लास अब इतनी मार्क्स स्कोर कर सकती है, थोड़ा ज़्यादा कम भी हो सकता है, लेकिन उसने एक आइडिया दे दिया, वरना कोई आइडिया नहीं है। इट इज़ कॉम्प्लेक्स। ये तो एक छोटा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को अगर बड़े लेवल पे किया जाए, इंस्टीट्यूट लेवल पे किया जाए, यूनिवर्सिटी लेवल पे किया जाए, then it is going to be more difficult. हम एक क्राइटेरिया ले लेते हैं। आप अधिकतर देखते होंगे कि इस वेट से इस वेट तक की कैटेगरी को ये वाला वेट बोला जाता है बॉक्सिंग में, रेसलिंग में, कि इस वेट से इस वेट की कैटेगरी मिडिल वेट है, इस वेट से इस वेट की कैटेगरी हैवी वेट है। तो ये क्या है? एक उन्होंने आइडिया ले लिया ना कि ये 45 से और 55 तक की कैटेगरी मिडिल वेट है, तो कोई 46 का भी हो सकता है, तो कोई उसमें 54 का भी हो सकता है। एक आइडिया आपको मिल रहा है ना कि मोर और लेस 50 केजी के वेट वाले इस कैटेगरी में आ रहे होंगे। एक एवरेज वेट आपको मिलता है ना, जो कनेक्ट किया जाता है कि इस एज ग्रुप में ये वेट होना चाहिए। ये कहाँ से जाना आपने? क्योंकि उस एज ग्रुप के जो ढेर सारे बंदे हैं, उनके बीच में आपने एवरेज को कैलकुलेट किया। हाँ, कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ कम हो सकते हैं। तो मोर एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर को उसने आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया इजी मैनर में, कि अगर आपको आगे कोई काम करना है, कोई पॉलिसी मेकिंग करनी है, नाउ माय सेकंड पॉइंट इज गोइंग टू बी कनेक्टेड विद इट। अगर आपको कोई अब पॉलिसी वाला पॉइंट आया था ना, उसको यहीं जोड़ लीजिए आप, साथ ही साथ डिस्कस हुआ जा रहा है कि अगर आपको इस पे काम करना है कि ये जो बच्चे ये अंडर वेट हैं, इनके लिए अब आप पॉलिसी बना सकते हैं कि इनका ऐसे कुछ वैक्सीनेशन किया जाए, या इनको इस तरीके का कि न्यूट्रिएंट्स दिए जाएं जिससे ये अपने वेट पे आ पाए। ये जो ओवर वेट है, इनके लिए इस तरीके के प्रिस्क्रिप्शन है। ये कहाँ से पता चल रहा है आपको? बाय द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स एंड द बिग नंबर, जो कि एक बच्चों के बीच में फैला हुआ है, ढेर सारा है, ढेर सारे बच्चे हैं। तब तो आप बोलोगे ना कि ये जो 1 साल तक के बच्चे हैं, इनका एवरेज वेट ये, तो अगर अब ये इससे इतने पाउंड या इतने ग्राम कम है, तो ये अंडर वेट है, इसके लिए ये प्रिस्क्रिप्शन भाई होना चाहिए, इनको हर 2-2 महीने में ये डोज लगे, या इस तरीके का न्यूट्रिशन ये चीज़ इनको दी जाए। ये ओवर वेट है, इनको ये किया जाए। मीन्स यू आर फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी। और इस पॉलिसी का जनरेशन कहाँ से है? आपके कहाँ से है? बाय द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द ग्रेट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इट्स इंटरकनेक्टेड। तो ये फंक्शन है, फंक्शन जरूर एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट करें। व्हेन यू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स एंड द ग्रेट नंबर्स, देन यू आर एबल टू इंटरवीन इट। तब तो आप उसमें कुछ हस्तक्षेप कर पाओगे। अगर हम ये निकाल ले कि हाँ इस क्लास का 60% का एवरेज है, तो मुझे अगर कोई बच्चा उससे कम वाला दिखाई दे, तब तो हम इंटरवीन कर पाएंगे कि नहीं यार ये तू ज़्यादा पढ़, ये वाला टेस्ट एक तेरे लिए अलग से है। ये सब जब अब आप करोगे, तब आप आ जाओगे अपने लेवल पर क्लास के। तो ये तो हम तभी डिसाइड कर पाएंगे व्हेन वी सिंप्लीफाई द ग्रेटर नंबर टुवर्ड्स द कॉमन वैल्यू। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका सेकेंड पॉइंट, स्टैट्स में डेटा कंपेरेबल। अब जब आपने ये काम कर लिया, उसको सिंप्लीफाई कर लिया, देन यू कैन कंपेयर द डेटा। छोटे एग्जांपल में आपकी जो मीन वैल्यू क्लास की आई, इसमें जो कम है इनको कंपेयर कर सकते हैं कि ये बिलो है, जो ज़्यादा है उनको कंपेयर कर सकते हैं। सेकेंडरी एक क्लास से दूसरे क्लास के बीच का कंपैरिजन हो सकता है कि बीकॉम ऑनर्स वालों का ये लेवल है, तो बीबीए वालों का ये लेवल है, तो एमबीए वालों का ये लेवल है। डिफरेंट डिफरेंट जगह के कंपैरिजन हो सकते हैं।
ये कैसे आप कर पाए? जब आपने अपने डेटा को सिंप्लीफाई कर लिया, इजी कर लिया, एनालिसिस कर लिया। तो ये इसका फंक्शन है। स्टैट्स इस तरीके से काम करके आपको मदद करती है। वो नंबरों की जो बिखराव और फैलाव है उसको आसान करती है सिंपल शब्दों में। फिर उसके बाद आपको ये मौका देती है कि आप पॉलिसी बना पाएँ, आपको ये मौका देती है कि आप कंपैरिजन कर पाएँ विद यूनिट टू द एवरेज वैल्यू और विद वन ग्रुप टू द अनदर ग्रुप। जैसा चाहे वैसा कंपैरिजन आप कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट आ रहा है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को इनलार्ज करती है। हम ये चाहेंगे कि इस पॉइंट पर थोड़ा आपकी तरफ से व्यूअर्स आ जाएं। यस, हाँ, स्टैट्स आपके इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को इनलार्ज करती है। अपने गिवन एग्जांपल्स जो हमारे चल रहे हैं, इसी में इस बात को हमको आपको सेटिस्फाई करना है। हमने आपने ये जान लिया कि डेटा सिंप्लीफाई होंगे, फिर ये जान लिया कि उन सिंप्लीफिकेशन ऑफ द डेटा से वी कैन मेक द पॉलिसीज। एक पॉइंट आपका और कवर हो गया। फिर उसके बाद उनका कंपैरिजन हो सकता है, ये भी आपने जान लिया। अब ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को इनलार्ज करती है। आपको बच्चों कौन ऑब्जर्व कर रहा है? द टीचर्स और आपके हेड्स। सबके अपने अपने ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उसमें स्टैट्स को यूज कर रहे हैं तो मैं ये चांस मिलता है मुझको कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन है उससे अगर रिजल्ट डिफर आ रहे लगेंगे तो आई हैव टू इंटरवीन। वो कारण मुझे नए पता चलेंगे। तो इट इनलार्जेस द एक्सपीरियंसेस, मीन्स इट हमारी नॉलेज कुछ और बढ़ेगी। हाँ यार, ये कारण भी होता है। बच्चा मुझे बता तो के 8 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन हमने ये तो बांटा ही नहीं था यार कि इसमें 5 घंटे कोर्स की पढ़ाई है, 5 घंटे कंपटीशन वाली है। एक नया एक्सपीरियंस मिला, अगर मुझे अभी तक मैं ऐसा नहीं कर रहा था तो, कि हाँ इस चीज को भी बांट लेना चाहिए। एग्री? तो इनलार्ज करता है इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस को। फिर फॉर्मुलेशन और पॉलिसी में हेल्प करता है, ये भी आपने देख लिया है। अब हेल्प इन रियलाइजेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड, हेल्प इन द रियलाइजेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड। ये क्या बात हुई बेटा? हेल्प इन द रियलाइजेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड, ये क्या बात हुई? हेल्प इन द रियलाइजेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड, कि जो भी आपका ये सारा काम है, अगर ये न्यूमेरिक वैल्यूज में क्वांटिफाइबल है, देन यू कैन से कि इसका असर कितना हो रहा है और कहां तक हम इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं या कर पाएंगे। समझ आ रही है आपको? मैग्नीट्यूड मतलब उसकी रेंज, उसका एरिया, कि अगर आपने इसको क्वांटिफाई कर लिया कि हाँ ये चीज जो है वो इतने वजन की है या इतनी उसकी है, तो हम एक्यूरेसी भी तो हमारे दिमाग में कुछ होगी कि इतनी की है, इतनी की होनी चाहिए थी। कितनी दूर हैं हम, कितनी दूर हैं हम, दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो आपको अंदाजा पूरा मिलेगा इन द टर्म्स ऑफ योर डिस्टेंस विद द एक्यूरेसी टुवर्ड्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस, दैट इज द मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड आपको पता चलेगा, क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यूज में ही काम कर सकती है। इसमें ये नहीं बोला जा सकता कि नहीं इस क्लास के बच्चे सब अच्छे, इस क्लास के बच्चे बहुत अच्छे, इसका स्टैट्स में कोई मीनिंग नहीं है। अच्छे के क्राइटेरिया बनाइए, उसके हिसाब से टेस्टिंग करिए, फिर अच्छे की बात करिए। जल्दी से अपने 1-2 पॉइंट और लेते हैं और इसके साथ यार अब आगे जो है ना, मुझे लग रहा है आपका टाइम लगभग पूरा हो रहा है। तो अभी तक जो डिस्कस हुआ है इसमें कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। मैं फिर अब इस सेशन को हम क्लोज करते हैं। जो भी चीज़ें बच रही हैं वो कल की क्लास में डिस्कस होंगी, और फर्दर इससे आगे हम लोग कल स्टैटिशियन के क्या फंक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। और तो इनको भी आप अगर थोड़ा सा देख के आएंगे तो आसानी होगी। देन द लिमिटेशन को डिस्कस करेंगे, इनको आप देख आइएगा।
ठीक, तो आज के सेशन पे कोई क्वेरी है बेटा? अदरवाइज आई एम गोइंग टू क्लोज द सेशन। इज देयर एनी क्वेरी? सर कोई बुक रिकमेंड कर दीजिए। हाँ बेटा बोलो। यस राशि बोलो। राशि बेटा बुक रिकमेंड कर दें तो आपको जो स्टडी, हाँ यस, आपको जो स्टडी मटेरियल मिला है, जो आपका यहाँ पर सिलेबस पड़ा हुआ है, उसके नीचे बुक रिकमेंडेड हैं, उनमें से कोई भी बुक ले लीजिए आप। ठीक, ओके सर। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है आप कौन सी किताब लें। आप अगर नेट के किसी और के थ्रू भी अपने कोर्स को कवर अप कर सकते हैं, देन इट इज अप टू यू। मैं जो कराता जा रहा हूँ इसको आप लिखते समझते चले जाइए, देन जो सपोर्टिव मटेरियल है वो आपकी बहुत मदद करेगा। क्लियर? किसी भी तरीके की कोई बुक ले लो, कोई इशू नहीं है। ओके सर। हाँ, एक बात बेटा मैंने जो कल भी आपसे बोली थी उसको मैं फिर दोहराऊंगा, आपका जो मीटिंग टाइम है उस समय आइए आप। आज भी मैं देख रहा था कि 10 मिनट पहले से भी ढेर सारे लोग ज्वाइन थे, दैट इज नॉट गुड। ठीक, वरना इसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। फिर आप अपने टाइम से आइए, दिस इज ऑफिशियल प्लेटफॉर्म, तो उसी तरीके से इसका इस्तेमाल हो। ठीक, तो अपने टाइम से आइए और टाइम से हम लोग आपस में फिर जुदा भी हों। ओके देन, थैंक यू, वेरी नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। कल मुलाकात होती है। थैंक यू बेटा। थैंक यू यू सर। ऑल ऑफ, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, Thank you, sir. थैंक्स।